हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं वॉल्यूम 13 को। एडिटोरिया का करंट अफेयर है ये, जो 15 दिन का निकाला जाता है। इसमें हम देखेंगे कौन से महीने को हम कवर करने वाले हैं। तो जुलाई मंथ को हम कवर करेंगे। 1 से 15 जुलाई के बीच के घटनाक्रम को हम इसमें 1 से 15 जुलाई के बीच के घटनाक्रम को कवर करेंगे। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा 70th बीपीएससी टीआरई और अगर बिहारी स्पेशल का क्रम छोड़ दिया जाए तो नेशनल, इंटरनेशनल और विविध में जो भी पुरस्कार खेल हो गए वो सारे सेक्शन आपके यूपीपीसीएस हो गया एंड आरओ। ठीक है, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम सबसे पहले देखेंगे, पहले पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं। हम कवर करेंगे आज के घटनाक्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे किसको, पहले पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा, पहला न्यूज, जून 2024 में डीआरडीओ द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है। कब किया गया? डीआरडीओ द्वारा जून 2024 में किया गया। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। तो $1.5 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए। ठीक है, अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। आगे हम देखते हैं, अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना की? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के बारे में हम देखेंगे कि 21 वर्ष तक की आयु से अधिक की विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब 21 वर्ष से जो एबव की विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला हमारा पॉइंट है, जुलाई 2024 के 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कहाँ पे की जाएगी? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। अगला हमारा घटनाक्रम है कि नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो संपूर्णता अभियान है किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा। आइए इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं और भी पॉइंट को। इसमें है कि यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। ठीक है, आगे हमारा अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस, क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस है, में शामिल हो गया है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है किस माध्यम से? कि घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्कालीन सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए ये जो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है प्रोजेक्ट नेक्सस, इसमें शामिल हो गया है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में मझगांव डॉक यार्ड, जो डॉक शिप बिल्डर्स हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं, उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
तो प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में भारत द्वारा वन्यजीव की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और देख लेते हैं हम डिटेल में कि भारत अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट क्या है कि इस पहल की शुरुआत जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। अगला हम घटनाक्रम देख लेंगे। अगला घटनाक्रम है हमारा कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो जुलाई 2024 में नई दिल्ली भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई। ठीक है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं कौन है इस समय, वो हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, हेमंत सोरेन है। इन्होंने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में और तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है। तो हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार ये स्वयं मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा घटनाक्रम है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो तोपखाना संग्रहालय जो है वो कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि चन्ना श्री वासुलु शेट्टी को एसबीआई के नए चेयरमैन बनाया गया है। तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन होंगे, चन्ना श्री वासुलु शेट्टी जो हैं उन्हें एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय यूगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है युगे युगीन भारत जिसका नाम है, ठीक है, युगे युगीन भारत, उसे नई दिल्ली में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। तो स्वर स्वामिनी आशा जो है वो आशा भोसले की जीवनी है, इसका विमोचन हाल ही में मुंबई में किया गया है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि साइमन मॉग को भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, साइमन मॉग को। ठीक है। अगला देखेंगे कि हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो हेल्थ साथी प्रोग्राम जो है वो किस हेल्थ साथी प्रोग्राम है, वो पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा क्या है कि गुजरात के सीएमओ जो हैं उनको ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला है हमारा नेशनल करंट अफेयर हम देख रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांची क्रॉफ्ट जो कि मथुरा का है उसको क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सांची क्रॉफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के कहाँ का उत्पाद है, मथुरा का एक उत्पाद है। आगे हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है। किसने किया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसका थीम क्या था ये हम देख लेते हैं। इसका थीम है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। अगला हम देख लेंगे। अगला पॉइंट हमारा इसमें है कि ब्रिक्स के पारंपरिक सदस्य कौन कौन से हैं, ब्राजील, रसिया, भारत और चीन। वहीं वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। वर्तमान में सदस्यों की संख्या हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। तो जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा
क्या कहते हैं, जो अभ्रक खदान है झारखंड का एक, उसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इस समय कौन है? प्रियांक कानून है। ओके, तो हम देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला हमारा घटनाक्रम है कि जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? फ्रीडम जो 125 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा। ये वाहन पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों पर चल सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी जो समय सीमा है कब तक बढ़ाई गई है? 31 मार्च 2025 तक। आगे हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ध्यान रखिएगा, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। ओके, आगे देखेंगे अगला पॉइंट इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो किसका आयोजन किया गया है? ये प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। 4 दिवसीय सम्मेलन था यह। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता मतलब AIPMA और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन मतलब कैंपा द्वारा आयोजित किया गया है। आगे देखेंगे हम, अगला घटनाक्रम है हमारा। अगला है कि जुलाई 2024 में न्यूज चैनल इंडिया टीवी के अध्यक्ष तथा प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? रजत शर्मा को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया है। अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे कि जुलाई 2024 में DRDO और लॉर्सन सेंटर वो मतलब LNT द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। तो लाइट टैंक का अनावरण किया गया है DRDO और LNT द्वारा। इसका नाम क्या है? जोरावर। जोरावर टैंक को विशेषतः हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। जोरावर टैंक के बारे में हम और देख लेते हैं कि जोरावर टैंक जो है वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। ओके, इस आगे हम देख लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO जो है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। ओके, अगला घटनाक्रम हम देख लेते हैं कि विश्व धरोहर समिति की जो बैठक है वो आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के को भव्य बनाने के लिए PARI मतलब परी अर्थात पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई है। परियोजना परी जो है उसका उद्देश्य है कि देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को बढ़ाना। दातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। आगे देखेंगे हम, अगला घटनाक्रम है हमारा कि जुलाई 2024 में पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो पूरी उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के विशाल तथा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना जो है और ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा जो आयोजित हो रही है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक, उसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना कहाँ पहुंची है? डार्विन एयरबेस में। ओके, आगे हम देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या है कि इस अभ्यास का आयोजन कब किया जा रहा है? 12 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। अब आगे अगला घटनाक्रम हम देख लेते हैं
अगला घटनाक्रम है हमारा कि 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 12 जुलाई का जो डेट है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो 25 जून क्या है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसे कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला हमारा पॉइंट है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान पर वैश्विक स्तर पर, मतलब इसको 136 स्थान मिला है, के साथ ही भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है, किसके द्वारा, मर्सर द्वारा जारी किया गया है, उसमें मुंबई को 136 स्थान मिला है और जो कि भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नई दिल्ली की हम बात कर ले तो 165वें स्थान पर है नई दिल्ली। वहीं मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों को विश्लेषण किया गया है। ठीक है, शीर्ष 3 महंगे शहर की हम बात कर लें तो हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी भारत सूचकांक जो जारी किया गया है, इस सूचकांक के बारे में हम विस्तार से आगे देख लेते हैं कि इस सूचकांक के अनुसार भारत की समग्र एसडीजी जो स्कोर है वो 71 है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल है जिसका नंबर मार्क जिसको कितना अंक मिला है 79। वहीं उत्तराखंड की बात कर ले तो वो उसको भी 79 मिला है। बिहार का अंक क्या है, बिहार का 57 है। ये बीपीएससी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी को जो है एसडीजी रैंकिंग जो इंडिया की जारी की गई है उसमें 57 स्थान मिला है उसको, जो कि सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हाल ही में जिला पंजाब का जो फाजिल्का जिला है उसमें छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैक फ्री डे के शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। अगला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ काटकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कौन सा रिकॉर्ड है, कोई ना, हम देख लेते हैं कि जो इंदौर है मध्य प्रदेश उसमें एक दिन में 11 लाख पेड़ काटकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कि जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया है। किसके द्वारा, एडीबी द्वारा लगाया गया है 400 मेगावाट का सौर प्लांट। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के सुरेंद्र नगर में। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो हैं मनोज यादव जी, उनको संज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है उन्होंने। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव हैं जो, उनके द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, संज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। आगे देख लेते हैं अगला घटनाक्रम है हमारा क्या है। इस ऐप के माध्यम से, जो संज्ञान ऐप है, इस ऐप पर 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में गहन जानकारी मिलेगी। अगला हम देख लेते हैं अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में असम की पहली गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। असम की पहली गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है और केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लागू करने वाली उड़ीसा जो है पहला राज्य था। तो असम में हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया है और केंद्र द्वारा 2018 में जो गवाह सुरक्षा योजना आया था उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, उड़ीसा था। आगे हम अगला घटनाक्रम देखेंगे कि जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला तथा खनन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। आगे हम देखेंगे कि जो यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधि के संचालन वाली जिलों में मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक CSR योजना है, जिसमें यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अर्हता क्या है, पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए।
आगे हम देख लेंगे अगला पॉइंट क्या है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और थर्ड जेंडर से संबंधित होंगे। CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक का निवासी होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख जो हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयर फोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल मतलब WSS का उद्घाटन किया है। किसने? वायुसेना प्रमुख ने। अगला हमारा घटनाक्रम है, हम देख लेंगे कि जुलाई 2024 में 3 से 16 जुलाई के मध्य भारत तथा मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। तो जो नोमैडिक एलिफेंट है उसके 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में। और उसमें कौन कौन से देशों के बीच ये हुआ? मंगोलिया एंड भारत के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि जुलाई 2024 में मेघालय में बेहदी नखलम महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव मानसून में फसलों की बुआई के बाद मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, क्या है? मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार द्वारा। इसके तहत क्या है, 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनको 1,000 रुपए दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे हमारा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले घटनाक्रम से। पहला घटनाक्रम है हमारा इसमें कि जुलाई 2024 उत्तर कोरिया ने SWASONGPHO, ठीक है, नामक 11DA 4.5 नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका -4 जो है 11DA -4.5 नामक एक जो सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी शुरुआत की गई है उत्तर कोरिया द्वारा। अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे कि जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया है? कोची, केरल में। अगला घटनाक्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कॉर्ड ICICI ने लॉन्च किया है। अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100 पूर्ण सदस्य बन गया है। तो 100वां सदस्य बन गया है ये। हम देखेंगे ISA जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। अगला हम घटनाक्रम देख लेंगे। अगला हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,69,746 डॉलर प्रदान किए हैं। इसमें मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। अगला घटनाक्रम है हमारा कि यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरासमस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। भारतीय मूल के अमेरिकी अश्विन रामास्वामी पहले जेन जेड उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला 48 में राज्य सीनेट के लिए दौड़ में हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा घटनाक्रम देख लेते हैं कि जुलाई 2024 में मोरक्को के हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल केंजा लेई दुनिया की प्रथम मिस AI बनी है। तो जो AI जनरेटेड मॉडल है केंजा लेईली जो है वो दुनिया की प्रथम मिस AI बनी है। और ये कहाँ की है? मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एक AI है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत की AI मॉडल जारा सतावरी ने भी भाग लिया था। भारत की AI मॉडल कौन सी? जारा सतावरी। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला घटनाक्रम हमारा क्या है इससे रिलेटेड। अगला है कि हाल ही में चीन के फुडान यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला भावनात्मक रोबोट जो है ग्वांगुआ नंबर 1 पेश किया गया है। हम देखेंगे इसमें कि 15 जुलाई 2024 को KP शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।
हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि एरियन 6 जो है वो यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट से सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जूनटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून अपनाया गया है। बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। 78 वर्षीय ट्रंप वर्तमान में स्वस्थ हैं। ठीक है। जुलाई 2024 में बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित यूरो 2024 में के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हरा करके 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.1 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक का संबंध कहाँ से है? वो यूक्रेन से है। ठीक है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीवो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव एआई नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात हम कर लें तो चीन जो है वो 38,210 पेटेंट, अमेरिका के पास 6,276 और कोरिया जो गणराज्य है उसके पास 4,155 पेटेंट हैं। भारत की हम बात करेंगे तो 2014 से 2023 तक के बीच में 1,350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पर है भारत। अगला हम देख लेते हैं, अगला घटनाक्रम है हमारा इससे रिलेटेड। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों, सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पशुधन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला जो पहला देश दुनिया का है कौन बन गया? डेनमार्क। किस पे? गायों, भेड़ों और सूअरों से जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है उस पर। ठीक है। जुलाई 2024 की हम बात कर लें तो जुलाई 2024 में ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट मतलब ईआईयू जो है उसके द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें हम देखेंगे कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर कौन सा है तो वो वियना ऑस्ट्रिया है और उसके बाद कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो सीरिया का जो 10वीं शहर है वो इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत की बात कर ले तो भारत का जो मुंबई है, मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है इस रैंक में। आगे हम देखेंगे कि जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक मतलब रिमपैक जो है वो उसके 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है। रिमपैक 2024 का थीम क्या था? भागीदार, एकीकृत और तैयार मतलब पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है। जो रिमपैक हुआ है उसमें भारतीय नौसेना में भी हिस्सा लिया है। अगला हम घटनाक्रम देख लेंगे इससे रिलेटेड। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तीरी सीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 203 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। ठीक है। चर्चा में रहा यह द्वीप कहाँ है? मॉक्स द्वीप उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। ठीक है। द्वीप का नाम आप एक बार देख लीजिए फिर से कि मिनामी तिरोशिमा द्वीप जो है वहां पे मिला है ये। अगला घटनाक्रम हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि हाल ही में अगला घटनाक्रम है हाल ही में डिक्सुफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे डिक्सुफ जो है। अगला घटनाक्रम है कि 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड का टॉक प्रांत जो है उसमें भारत थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किया गया है। यह इसका कौन सा था? 13वां संस्करण था। ठीक है। 13वां संस्करण था ये। अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 DAICHI-4 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान द्वारा। अगला घटनाक्रम है कि जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है।
इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला घटनाक्रम देख लेते हैं कि हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त एक नए बैंक नोट येन जारी किया गया है। तो जापानी जो मुद्रा होती है वो येन होती है। तो हाल ही में 3D होलोग्राम तकनीकी से युक्त एक बैंक नोट जारी किया गया है, जो मुख्यतः जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। अगला हमारा है कि जुलाई 2024 में एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर द्वारा किया गया। आगे देखेंगे, इस बैठक में बेलारूस को एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? जून 2001 में, और मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या है कवर कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। अब आगे हम देखने वाले हैं बिहार राज्य विशेष को। ठीक है, बिहार पीसीएस एंड बिहार टीआरई जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार में जो भी एग्जाम हो रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आरक्षण कानून में संशोधन करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी जातिगत जनगणना के आधार के बाद सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। जुलाई 2024 में इंडिया इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब IIRF जो है उसके द्वारा देश में शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जेएनयू को 2024 में देश का सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। ठीक है, रैंकिंग के अनुसार देश के शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में बिहार के समस्तीपुर जिला का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, ठीक है, वो 981.96 अंक के साथ 7वें स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। अगला हम देख लेंगे कि 1 जुलाई 2024 से देश के 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी बाइक चोरी मामले में गया जिला स्थित राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की गई। हाल ही में बिहार के बांका की मूल निवासी मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। तो ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। कौन? मानवी मधु जो है, मानवी मधु कश्यप, ये देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के बांका जिले की। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा बिहार विशेष से संबंधित कौन सा पॉइंट है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम में जो मानवी मधु कश्यप हैं, इनके अलावा 2 अन्य ट्रांसमैन का भी चयन हुआ है। ये ट्रांस वुमेन है और बाकी अन्य ट्रांसमैन का भी चयन हुआ है 2 का। अगला हम देख लेते हैं कि 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिला का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और लखीसराय जिला का स्थापना कब हुआ था? 3 जुलाई 1994 को मुंगेर जिला से अलग होकर लखीसराय बिहार के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में हम बात करें तो ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण लेबर पार्टी के ओर से सांसद बन गए हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? भारतीय मूल के हुए हैं। कनिष्क नारायण का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। ठीक है, गौरतलब है कि ब्रिटेन के कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। आगे हम देखेंगे कि 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया रैंकिंग इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया। इस सूचकांक में बिहार का सबसे निचला स्थान है, पहले भी देख चुके हैं। अंक कितना मिला है? 57। भारत का ओवरऑल रैंकिंग कितना है? 71 है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में संबंध रखने वाली अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेप्थ चेस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया है। तो इस प्रकार हमने बिहार विशेष को खत्म कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं विविध आ जाता है। विविध में हम कवर करेंगे प्रमुख दिवस, खेल हो गए, नियुक्तियां हो गई, हाल ही में मृत्यु किसकी किसकी हुई है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विविध से। विविध में हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख दिवस और थीम को। ठीक है, तो पहला दिवस हम देख लेते हैं 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई का घटनाक्रम है 1 से 15 जुलाई का है, तो सबसे पहले 1 जुलाई को हम देखेंगे। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस।
1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का हम थीम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को पुदुचेरी की स्थापना दिवस है और 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं डिजिटल इंडिया पहल के, क्योंकि 2015 में शुरू किया गया था और 1 जुलाई को इसके 9 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं डिजिटल इंडिया पहल के। तो 1 जुलाई को आपने देख लिया कि इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला हम देखेंगे 4 जुलाई को। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, 248वां स्वतंत्रता दिवस है ये। ठीक है, 4 जुलाई। 6 जुलाई की बात कर ले तो विश्व जूनोज दिवस है। इसका थीम क्या है? एक विश्व एक स्वास्थ्य, जूनोज को रोके। अगला है कि 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है किस्वाहिली शिक्षा संस्कृति की शांति। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस की हम थीम देख लेते हैं कि किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। खत्म हो गया है दिवस आपका। अब स्टार्ट करते हैं नियुक्तियों को। हम देख लेंगे नियुक्तियां कौन कौन सी हुई 1 से 15 जुलाई के बीच में। तो 18वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में राजग उम्मीदवार जो हैं ओम बिरला, उन्हें चुना गया है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं 18वें लोकसभा के। विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? सूरज थे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो हैं वो राज्यसभा के सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। तो राज्यसभा के सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के अध्यक्ष के रूप में क्रिकेटर कपिल देव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल बने हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नाटो के बारे में। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा कि लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद कीर स्टारमर यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के, वो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। थल सेना के 30वें प्रमुख बने हैं हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? मनोज कुमार सिंह। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? सुजाता सौनिक। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कि हाल ही में एक विमान दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान के सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियाना को ईरान का नया सचिव राष्ट्रपति चुना गया है। तो मसूद जो पेजेशकियान है उनको ईरान का जो है नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान के नए निदेशक कौन नियुक्त किए हैं? टीआर शर्मा। नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रामचंद्रन। और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राजेंद्र खन्ना। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? विद्युत रंजन सारंगी। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बीएन गंगाधर। ठीक है, तो हम नियुक्तियां देख रहे थे। आगे हम देख लेते हैं नियुक्तियों में कि हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो सुमित नागल हैं उनको बैंक ऑफ द बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला हमारा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार जो हैं कौन है इस समय? निकुंज कुमार श्रीवास्तव। आगे हम देख लेते हैं अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है कि क्षय रोग और टीबी। क्षय रोग अर्थात टीबी जिसे ट्यूबरकल बैसिलस कहते हैं हम, एक बैक्टीरियल रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे जुलाई 2024 में सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? सिद्धार्थ मोहंती को। ठीक है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय निशानेबाज गगन नारंग को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 2015 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं।
इससे पूर्व हम देख लेंगे कि इससे पूर्व जो है मैरी कॉम को यह जिम्मेदारी दी गई थी। मैरी कॉम को यह जिम्मेदारी दी गई थी। उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से इनकार के बाद गगन नारंग को नया सेफ डिमिशन नियुक्त किया गया है। साथ ही भारतीय शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु हैं और टेबल टेनिस खिलाड़ी शतरंज कमल जो है शरद कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। आगे हम देख लेंगे कि हाल ही में श्री सत्यनारायण गोयल को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईएक्स की स्थापना देख लेते हैं, 2008 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला है हमारा जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति आलिया नीलम को पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में जेनी कैरिगनन को कनाडा की प्रथम महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। जेरी कैरिगनन जो है वर्तमान सैन्य जनरल वेनाइट के का स्थान लिया है। हाल ही में मैक्सिको में वित्त सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में कार्यरत एलिसा डी आदा माट्रोजा को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात एफएटीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड। अगला है जो माट्रोजा हैं वो वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार का स्थान लेंगी। एफएटीएफ की स्थापना जुलाई 1989 में हुई। एफएटीएफ के सदस्य टोटल 40 हैं, 38 क्षेत्राधिकारी, 2 क्षेत्रीय संगठन। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अब आगे हम देखते हैं खेल के बारे में। ठीक है, खेल के बारे में हम देख लेते हैं। जून 2024 में भारत ने 2024 की T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है, यह 13 साल बाद आईसीसी विश्व कप में उनका पहला खिताब है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा 194 गेंदों में टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाला रिकॉर्ड बनाया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग जो चीयर फॉर भारत है, ये भारत का हैशटैग है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, आगे हम देखेंगे पुरुष चैंपियनशिप विश्व स्वामीनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीत लिया है। आगे हम देखेंगे ज्योति याराजी जो है वो ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। महिला भाला फेंक खिलाड़ी आभा खटुआ ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब हम देखेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। आयोजन कहाँ किया गया है? यूएसए वेस्ट इंडीज में। फाइनल क्या है? फाइनल में किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ फाइनल। विजेता कौन रहा है? भारत जो है वो T20 विश्व कप का दूसरी बार विजेता रहा है। और कप्तान कौन रहे? रोहित शर्मा। उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कप्तान जो दक्षिण अफ्रीका के थे वो एडम मार्करम थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जसप्रीत बुमराह को मिला है सबसे कम इकोनॉमी रेट मतलब 4.17 के साथ। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सर्वाधिक रन किसने बनाए जो है वो रमनुल्लाह गुरबाज जो है 281 रन बनाए इन्होंने, अफगानिस्तान के हैं ये। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? फजहल फारूकी जो अफगानिस्तान के हैं और अर्शदीप जो है वो भारत के हैं। टोटल 17 विकेट लिया है इन लोगों ने। तो इस प्रकार हमने देखा, हम खेल देख रहे थे तो खेल में हम आगे देख लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं इसमें वर्ल्ड कप के बारे में, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है भारत ने जिसमें जीत हासिल की है। तो आगे देखते हैं कि सर्वाधिक कैच किसने लिया। तो एडम मार्करम है, 8 कैच लिया, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। इस बार टूर्नामेंट में कोई शतक नहीं लगा है। ठीक है, सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? निकोलस पूरन का 98 रन लिया है इन्होंने, वेस्ट इंडीज के हैं। वहीं भारत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला तीसरा देश बन गया। इससे पहले वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीत चुका है और इंग्लैंड भी 2 बार। ठीक है, भारत कौन है? तीसरा देश है। T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने हैं। इससे पहले और कौन कौन रहे हैं? तो अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय T20 जो फॉर्मेट संन्यास लेने वाले खिलाड़ी, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, इसको देख लेते हैं। आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा इससे एक क्वेश्चन। तो जो संन्यास T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं?
तो विराट कोहली भारत के 125 मैच और 4188 रन और 4 विकेट वर्तमान में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ये क्या है, संन्यास ले लिए हैं यहीं से T20 फॉर्मेट से। उसके बाद रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, उसके अलावा डेविड वार्नर, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और डेविड विसे, ये सारे लोग संन्यास ले रहे हैं। जिसमें डेविड वार्नर कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ट्रेंट बोल्ट कौन है, न्यूजीलैंड से, और डेविड विसे कौन है, नामीबिया से। हम भारत की एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत से रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं यहाँ से। उसके बाद ब्रायन मशाबा कौन है, युगांडा से, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। साइब्रॉन एंजल ब्रिल जो है, ये नीदरलैंड से, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड। गौरतलब है कि 9वें ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पदत्याग के बाद यह स्थान रिक्त हो गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा द्वारा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीत लिया है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर तथा बारबोस क्रेजिस्कोवा ने इटली के जैस्मिन पाओलिनी को हराकर यह खिताब हासिल किया है। आगे हम देखेंगे कि विंबलडन चैंपियनशिप विश्व का सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है जो टर्फ या क्ले कोर्ट के बजाय ग्रॉस कोर्ट पर खेला जाता है। यह लॉन टेनिस 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है जो प्रत्येक वर्ष लंदन के विंबलडन शहर में आयोजित होती है। हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर जो जेम्स एंडरसन हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अब आगे हम पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस के लेखक कौन है, यस नागेश कुमार। मेरे पापा परमवीर के जो लेखक हैं वो कौन है, रामचंद्र श्रीनिवास कुमार। ठीक है, इन्होंने अब्दुल हमीद के जीवन पर पुस्तक लिखी है। अगले हम देख लेते हैं आगे कौन है। भारत का मुसलमान एक है पुस्तक, उसके लेखक हैं कैप्टन मकसूद गाजीपुरी। महानेता श्री वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवनी यात्रा किसने लिखा, संजय किशोर ने। तेलुगु भाषा में भारत का जश्न, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, डॉक्टर AI सुब्बा राव ने लिखा है। ठीक है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसने लिखा है, पीयूष पांडे ने लिखा है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे चर्चा में रहे और कौन सी चीज़ें चर्चा में रही हैं। तो माउंट एटना स्ट्राम्बोली जो है वो कहाँ पे है, ये ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, इटली में है। लोम्बोक क्षेत्र पेरू 4000 वर्ष पुराने अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगा है। धूमपुर गांव गाजीपुर 1665 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद का पैतृक गांव है। ठीक है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा अराकू कॉफी अर्थात आंध्र प्रदेश करथुम्बी छत्र अट्टापड़ी पलक्कड़ केरल की चर्चा की गई है, किसमें, जो प्रधानमंत्री की मन की बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाल ही में ध्रुव सीतावाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब में आयोजित एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में जोहोर मलेशिया में आयोजित एशिया डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने पुरुष युगल तथा मिश्रित युगल दोनों खिताब जीता है। अभय सिंह ने विलावन सेंथिल कुमार के साथ पुरुष युगल और जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है। पुरस्कार की हम बात कर लें तो सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका है पूजा नैन्सी और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स
मतलब फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है 2024 का ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में मिला है। ये रेल डब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय जहाज निर्माण कंपनी जो है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स भारतीय जहाज निर्माण कंपनी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड जीता है। ठीक है। आगे हम देख लेंगे कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किसके द्वारा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डू होनूर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। फ्रांस के एक उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य को द्वारा दिए जाने वाले इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से की गई थी। अगला घटनाक्रम है कि जुलाई 2024 में त्रिशूर के कालिंगल प्लांटेशन की कृषक सोपाना कालिंगन को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि 2 जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। रूस वर्ष 2019 में इस सम्मान की घोषणा की गई थी। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को विश्वम्भरा डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे हम देखेंगे कि टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री केट विंसलेट को हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है कि हाल ही में संजना ठाकुर ने अपनी पहली कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता है। ठीक है। इस प्रकार हमने पूरा कवर कर लिया है। एक से कहाँ तक हमने घटनाक्रम कवर किया है देख लीजिए एक बार आप लोग। ये घटनाक्रम था हमारा 1 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में। 1 से 15 जुलाई के बीच में घटनाक्रम कवर कर लिया है। मैं क्या करूँगी कि 1 जनवरी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक जितने भी सेक्शन निकाले जाएंगे एडिटोरियल द्वारा वो सारे मैं कवर करवा दूंगी करंट अफेयर के। इसके अलावा इसके टेस्ट सीरीज भी कवर करवा दूंगी। और करंट अफेयर सेक्शन में मैं और भी देखूंगी मार्केट में कोई अच्छी बुक अगर एग्जाम के करीब तक आती है तो उसको भी मैं कवर करवा दूंगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा। थैंक यू।